Good afternoon. This is Rajiv Shah, Assistant Professor in Mechanical Department, and I am taking class for Material Technology third semester. Good morning, Kunal. Darshat. Kunal. Good morning. Yes, sir. Okay, just wait. We will wait for 2 minutes and we will wait other students to join. आज हम लोग कल जो स्टार्ट किए थे आयरन कार्बन डायग्राम, उसी टॉपिक को हम लोग आगे लेके जाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द आयरन कार्बन डायग्राम्स में हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या पॉइंट्स है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ इस पे भी कंफर्टेबल, मैं डेस्कटॉप पे भी चालू कर रहा हूँ. आई होप कि डेस्कटॉप पे चालू करने के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जा रहा हूँ. ठीक है, चलो. उस पर नहीं हो पा रहा है, मैं देख रहा हूँ डेस्कटॉप पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाई आई विल कंटिन्यू माय क्लासेस ऑन दिस ओनली. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. हमारा टॉपिक जो था, हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम को स्टार्ट किए थे. और कोई आज ज्वाइन करेंगे? कुणाल, यस सर. आप कोई स्टूडेंट आएंगे क्या? अभी ज्वाइन करेंगे? मैसेज कर दो, मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप में, लिख देता हूँ. ये तो मैसेज तो कर दी. ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ. इधर से क्लास चल रहा था शायद से. ज्वाइन नाउ. ओके ओके. आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयरन कार्बन डायग्राम का ये बेसिक तो टर्म्स. आ जाएगा सर. ठीक है, नो थोड़ा देर में आ प्रॉब्लम. जाएगा सर. हाँ, उदय सर का क्लास चल रहा था. उदय सर का क्लास होने के बाद में अभी हो सकता है 1-2 मिनट में सब लोग ज्वाइन कर लेंगे. तो कल का एक हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं. हम लोगों ने स्टार्ट किए थे आयरन कार्बन डायग्राम्स कल का, अगर तुमको याद होगा तो हम लोग उसको एक बार मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये रहा मेरा आयरन कार्बन डायग्राम्स. हम लोगों ने कल ये चीजों को समझने की कोशिश की थी कि एक डायग्राम्स में क्या क्या चीजें हैं. तो हम लोग चीजों को समझने के बाद में हम लोग समझे थे क्या कि कुछ कुछ लाइन्स है, रेफरेंस लाइन्स है, जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए थे. जो कि मैंने बोला था ये क्यूरी पॉइंट है 727 डिग्री सेल्सियस पे क्यूरी पॉइंट था. 1140 पे मेरा ये था क्रिटिकल पॉइंट था. यहाँ पे मेरा सॉलिड था, यहाँ मेरा सॉलिड प्लस लिक्विड है. इस जगह पे मेरा पूरा कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में है. एक हम लोग ये चीज समझ चुके थे. फिर हम लोगों ने देखे थे परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से हम लोगों ने कुछ टर्म्स को नाम दिए थे, जो कि था हाइपोयूक्रोटाइड 0.76% कार्बन है तो हाइपोयूक्रोटाइड 0.214 तक था तो हाइपर था. फिर यहाँ पे यूटेटिक पॉइंट था. अब यूटेटिक पॉइंट क्या चीज है उसको हम लोग समझेंगे कि यूटेटिक पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंस क्या है उसका है, ये समझने की कोशिश करेंगे. फिर हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे एक और चीज हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये वाला चीजें जो है यहाँ पे इस जगह पे जो है ये ऐसा क्यों है, इस जगह पे जो ऐसा डायग्राम से इस जगह पे क्या इश्यू हो गया है, इस जगह पे ऐसा क्यों बन गया. ये प्योर आयरन है, अभी तक कार्बन डिजोल्व नहीं हो रहा है. इसी कारण से ये देखो, अगर तुम ध्यान दिए होगे इस डायग्राम में, देखो यहाँ छोटा सा एक ऐसा हल्का सा ये दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. विजिबल है ये डायग्राम? थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है शायद से विजिबल नहीं हो. चलो इसको देखते हैं. ये देखो इस डायग्राम में है ना, इस डायग्राम में तुम्हारा एक सवाल उठ सकता है कि सर ये वाला चीजें मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वाला चीजें, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्यों है सेपरेट क्यों है, ये वाला ऐसा क्यों हो गया, ये अलग से क्यों हो गया, या फिर ये ऐसा अलग से क्यों आ गया है. ये सब चीजें मेरे सवाल आएंगे मेरे माइंड में, और ये आना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली कि व्हाट वी आर डूइंग इन द मेटल साइंस. तो मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे क्या हो रहा है, मैं कार्बन दे रहा हूँ लेकिन वो डिजोल्व नहीं हो रहा है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कार्बन का सप्लाई दे रहा हूँ, तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे 0 यहाँ पे है ना 0% कार्बन है. यहाँ देखते हैं इस जगह पे 100% आयरन है और 0% कार्बन है. लेकिन जब कार्बन डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कार्बन
डिजोल्व नहीं हो रहा, बल्कि ये प्योर आयरन के रूप में जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक में ये कार्बन यहाँ से डिजोल्व होता है, मतलब लिक्विड यहाँ से बनने चालू होते हैं। अगर टेम्परेचर इस परसेंटेज पे हल्का हल्का, मैं इसी परसेंटेज पे अगर कार्बन को डिजोल्व करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर मुझे रेस करना पड़ रहा है, तब जाके यहाँ पे कार्बन कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है। ये इसी के लिए इस डायग्राम का बन रहा है। तो देख लेते हैं अभी कितने लोग आ चुके हैं, मैं एक बार देखना चाहूंगा। अभी 2 लोग ही आए हैं। अब बाकी लोगों का क्या इशू है? हेलो दर्शक कुणाल, यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हाई आर द पीपल नॉट ज्वाइनिंग? तो नहीं पता सर। टाइम तो हो चुका है। हाँ टाइम तो अभी हो उधर गया। से, हाँ उधर से अगर क्लास चल रहा था, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था। उधर से अगर क्लास कंप्लीट किया, मैंने उनसे पूछा जाके कंप्लीट हो गया सर, तब मैं आके क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वो अटेंडेंस ले रहा था, मैं इसी के लिए रुक गया था थोड़ी देर। रुको मैं मैसेज कर दूं जरा। सब लोग क्या, ऐसा तो नहीं है कि आज ऑनलाइन क्लास में 50% अटेंडेंस होता है क्या? क्योंकि मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो बेसिक टॉपिक है, और उसके आगे आयरन कार्बन डायग्राम्स का अगर वो समझ में नहीं आएगा, पेरियोडिक यूटेटिक का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो तुम आगे चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ सबका आने का। अगर सब लोग आ जाता है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि उस टॉपिक को मैं डिलीवर कर सकता हूँ और अच्छी तरह से बच्चे समझ सकते हैं क्या इश्यूज हो रहे हैं आयरन कार्बन डायग्राम्स में। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। दैट इज देयर लॉस, आई विल कंटिन्यू माई क्लास। चलो शेयर स्क्रीन नाउ। हम लोग जो कल आयरन कार्बन डायग्राम्स हम लोग देख रहे थे, इसी डायग्राम्स का हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। पहले मुझे एक व्हाइट स्क्रीन यूज करना चाहिए। आई शुड बी यूजिंग द व्हाइट स्क्रीन फर्स्ट। मैं पहले व्हाइट स्क्रीन लेकर ओपन व्हाइट बोर्ड नाउ। एक चीज समझने की कोशिश करना है इसको। यहाँ पे है ना, कल मैंने एक चीज डिस्कस किया था तुमसे। मैं ले रहा हूँ पेन नाउ। ये रहा मेरा। हम लोग ने बोले थे क्या, एक था मोनोलिटिक रिएक्शन, एक था मोनोलिटिक, एक बाइनरी रिएक्शन था, एक प्राइमरी रिएक्शन था, राइट। तो जब हम लोग बाय रिएक्शंस बोलते हैं, बाय रिएक्शंस बोलेंगे, उसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे। 2 कंपोनेंट रहेंगे, जैसे आयरन कार्बन, जिंक कॉपर, टिन और लेड। कुछ ऐसा 2 कंपोनेंट्स को लेकर ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर मैं बाइनरी डायग्राम की बात करूंगा, तो बाइनरी डायग्राम में 2 कंपोनेंट्स मेरे पास प्रेजेंट रहेगा। वी विल हैव इन द 2 कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर रिएक्शंस। हमारे रिएक्शन में 2 पार्टिसिपेट करेगा। एक रहता है, मान के चलते हैं, कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी, ठीक है। एक कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए जो है ये 100% यहाँ पे है। नाउ दिस कंपोनेंट इज प्रेजेंट 100% ओवर हियर, और बी यहाँ पे 0 है। बी यहाँ पे 0% है, राइट। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 0। यहाँ ए है 0 और बी वहाँ 100% हो गया। बी जो है यहाँ पे 100%, यहाँ ए 100%। मतलब मैं धीरे धीरे आयरन में कार्बन को डिसॉल्व कर रहा हूँ। आयरन में कार्बन डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो आयरन में कार्बन को डिसॉल्व करते जा रहा हूँ, तो नेचुरली एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, और उस सैचुरेशन के पास फिर से मैं उसको फिर से टेम्परेचर को राइज करूंगा, फिर से डिसॉल्व होगा, फिर से एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर से मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ। तो ये एक
एक सिनेरियो बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को देखता हूँ, और यहाँ पे एक मेरा रहा लाइन जहां मैं बोल रहा हूँ कि 50% मेरा जो है, 50% मेरा ए कंपोनेंट प्रेजेंट है और 50% बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। वी आर हैविंग द प्रेजेंट 50% कंपोनेंट ऑफ ए एंड 50% ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ये एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है जिसपे कि ए वाला मेटल जो है, ए वाला मेल्ट यहां से कर जाता है। ए जो है एक टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ए जो कंपोनेंट है वो मेल्ट स्टार्ट कर देता है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लिक्विड, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे क्या हो जाएगा, सॉलिड, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस जगह पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज ऑफ ए जो है वो है 70%। यहाँ पे ए का प्रेजेंट है, ए इस जगह प्रेजेंट है 70% और बी मेरा है 30%। तो अब ए मेरा है 70 और बी है 30। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स है, तो क्या टेम्परेचर क्या सेम लगेगा? क्या अगर मैं बोलूंगा कि कंपोनेंट ए मेरा 70% और 30% बी कंपोनेंट है, तो क्या टेम्परेचर दोनों के लिए सेम लगेगा? क्या दोनों में से टेम्परेचर सेम होने वाला है? कुणाल, पिकेश, ये समझ में आया जो मैं पूछना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? अभी जुड़े हो, ठीक। मैं फिर एक बार डिस्कस करता हूँ, एक बार फिर मैं इसको एक बार इसको क्लियर करता हूँ। आई विल ट्राई टू क्लियर दिस। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और ठीक है, मैं दूसरा स्लाइड देता हूँ, मैं दूसरा स्लाइड लेता हूँ, स्लाइड 2 लेते हैं, स्लाइड 2 ले रहा हूँ मैं। एक मिनट लाइन करना, बोलो क्या काम है तुम्हारा? एग्जाम का फॉर्म है, रख दो यहाँ पे, 2 कैंडिडेट्स का है, ठीक है, ओके। देखो पिकेश एंड कुणाल, प्लीज फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आ गया तो आयरन कार्बन डायग्राम को देखो। मैं एक चीज पहले पेज बताता हूँ, एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। कितना कैंडिडेट है सर आपके क्लास में? आपके क्लास में कितना कैंडिडेट है? 2 ही था, 3 ना? मेरे क्लास में भी 2 लड़के भी हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत, मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है ना ना। ये रहा, देखो अब चीज देखो यहाँ पे, एक हम लोग पानी लेते हैं और एक शुगर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश, मेरे पास एक्सपेरिमेंट क्या करो मैं, आई एम टेकिंग ग्लास ऑफ वाटर एंड आई एम टेकिंग शुगर। एक मेरे पास ग्लास जो है शुगर से भरा हुआ है, राइट। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिसॉल्व माय शुगर इन दिस वाटर। मैं इस वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, मैं 1 चम्मच डाला, डिसॉल्व हो गया, दूसरा चम्मच डाला, डिसॉल्व हो गया, तीसरा चम्मच डाला, डिसॉल्व हो गया, चौथे चम्मच में क्या हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब मैं बोलता हूं क्या हो गया, ये इतना यहां तक मैंने डाला, जैसे ये मैंने बोला वाटर है, ये 1 स्पून, 2 स्पून, तीसरा स्पून तक ये डिसॉल्व हुआ, ठीक है, ये तीसरा स्पून तक ये डिसॉल्व हुआ। इस जगह पे वो डिसॉल्व हो गया, राइट। ये मेरा टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहा है। अब डिसॉल्व नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए मुझे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं क्या हूं, अब ये डिसॉल्विंग पॉइंट यहां आ गया है, इस जगह पे आ गया। फिर से मैं डिसॉल्व, एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, मैं डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, फिर से मैं टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से मैं देखता हूं, सॉरी, फिर मेरा ये यहाँ पे पहुंच गया मैं। अब इस जगह पे एक कुछ हो गया सैचुरेशन, फिर से मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फिर देखता हूँ कि यहाँ पे फिर से एक बार सॉल्युबल हो गया। तो मैं जब इसको देखूंगा तो मैं देखता हूँ ये एक डिफरेंट पॉइंट्स मिला, इस जगह पे एक सैचुरेशन पॉइंट आया था, एक इस जगह पे सैचुरेशन पॉइंट आया था, और एक इस जगह सैचुरेशन, और एक इस जगह। मुझे हर जगह एक टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ गया। टेम्परेचर को बढ़ाने पे मैं देख रहा हूँ कि वो अपने आप डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी इसका बढ़ गया, राइट। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सॉल्वर्स लाइन हो गया। सॉल्वर्स वर्ड याद रखना, सॉल्वर्स लाइन। अगर मुझसे सॉल्वर्स लाइन पूछा जाएगा तो सॉल्वर्स लाइन क्या चीज होता है, व्हाट इज कॉल्ड सॉल्वर्स लाइन। अगर मुझसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज कॉल्ड सॉल्वर्स लाइन, तो मेरा क्या आंसर होगा, क्या बोलना चाहिए मुझे बताओ आंसर। व्हाट विल माय स्टेटमेंट फॉर द सॉल्वर्स लाइन। सॉल्वर्स लाइन वो पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे सैचुरेशन पहुंच जाता है, लेकिन अगर हल्का सा टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो वो सैचुरेशन पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। अगर वो शिफ्टिंग अलग हो रहा है, इस तरह का फिनोमेना हो रहा है,
अगर ये फिनोमेना बार बार शिफ्ट कर रहा है टेम्परेचर के साथ में, ये शिफ्ट करते जा रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो मैं उसको बोल सकता हूं ये मेरा सॉल्वर्स लाइन है। अगर मैं एक और हम लोग सॉल्वर्स लाइन क्रिएट करते हैं, तो क्या शुगर और वाटर का सॉल्वर्स लाइन अलग अलग हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर मैं इसका प्रेशर को डिफर कर दूं, प्रेशर को जो पहले 1 बार था प्रेशर, अब प्रेशर को डिफर कर दूं, तो हो सकता है यहाँ अब सॉल्वर्स लाइन कुछ शिफ्ट इस जगह कर जाए, या प्रेशर और बढ़ा दें तो हो सकता है सॉल्वर्स लाइन यहाँ शिफ्ट कर जाए, सॉल्वर्स लाइन यहाँ चला जाए। तो ये सॉल्वर्स लाइन जो है इट में बी शिफ्टेड, ये अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग हैं। ये एक सॉल्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको? आई होप दैट कि सॉल्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सॉल्वर्स मैं कैसे कर रहा हूँ। अब आते हैं आयरन कार्बन डायग्राम का एक और स्टेटमेंट पे, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कैसे ये चीजें बाइनरी डायग्राम में कैसे चीजें का हो रहा है। यहाँ पे एक ए कंपोनेंट है और प्लस बी कंपोनेंट दोनों यहाँ प्रेजेंट है, ए एंड बी। ए जो है 100% यहाँ पे है और बी 0 है। अभी तक इसमें कार्बन डिसॉल्व करना चालू नहीं किया हूं, अभी प्योर आयरन यहाँ पे है। आई एम सेइंग दैट इट इज प्योर आयरन प्रेजेंट ओवर हियर एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैं जो कार्बन डालने वाला हूँ अभी डाला नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब क्या हो रहा है कि एक कार्बन को ऐड करते जाएंगे तो यहाँ एक जगह एक पॉइंट आएगा जब ये 0 हो जाएगा, ए जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बी जो है 100 हो जाएगा, राइट, 100 हो जाएगा, बी 100 हो जाएगा। और एक ये पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं जहां पे 50-50 है। दिस इज माय पॉइंट वेयर 50% ऑफ ए कंपोनेंट इज प्रेजेंट एंड 50% ऑफ बी कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन बाइनरी डायग्राम। अब हम लोग का ये टेम्परेचर है, इस जगह पे मेरा टेम्परेचर है, इस जगह पे मेरा कंपोनेंट्स है, दैट इज कंपोनेंट्स में यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड। ये मेरा कंपोनेंट्स ऐड करने का ये है पोजीशन, ये मेरा टेम्परेचर का है एक्सिस। अब क्या हो रहा है, मैं ए को हीट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहला मेरा ए पॉइंट था, 100% ए है, मैं हीट करना चालू किया तो मैं देख रहा हूं ए जो है, ए स्टार्टेड मेल्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैं ये ए जो है इस पॉइंट से इस टेम्परेचर पे मेल्ट कर जा रहा है। तो इसके नीचे क्या चीज था, सॉलिड था, और इसके ऊपर क्या था, लिक्विड है। क्योंकि इस पॉइंट से टेम्परेचर के इस ऊपर क्या मिलेगा मुझे, ए का क्या मिलेगा, ए लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और इस टेम्परेचर के नीचे क्या मिलेगा मुझे, ए इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड मतलब हो सकता है विस्कस फॉर्म में हो, लेकिन वो सॉलिड ही हो, कंप्लीटली लिक्विड में नहीं गया है, राइट? सर यस कुणाल, फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर, मिडिल पोर्शन में जो बोले। एक मैं न्यू स्लाइड में नीचे पर कर देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको वो चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये कंपोजिशन एक्सिस है, ठीक है, ये कंपोजिशन है, ठीक है, ये कंपोजिशन में यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बन मत बोलना इसको कंपोजिशन एक्सिस में बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये टेम्परेचर एक्सिस है, जो y मेरा है टेम्परेचर एक्सिस और x मेरा है कंपोजिशन एक्सिस। और हम लोग बाइनरी डायग्राम में, मतलब इसमें दो कंपोनेंट लेके स्टडी करेंगे हम लोग, दो कंपोनेंट बाइनरी डायग्राम से। तो बाइनरी डायग्राम से हम लोग एक यूनिटरी डायग्राम होता है, एक बाइनरी डायग्राम होता है। यूनिटरी डायग्राम में सिर्फ सिंगल कंपोनेंट को स्टडी करते हैं हम लोग हैं, तो हमारे लिए यूनिटरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो है इंपॉर्टेंस, लेकिन हमारे लिए बाइनरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो बाइनरी डायग्राम में हमारा दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ए है, ए, और एक कंपोनेंट है बी, ठीक है। इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ए जो है मेरा 100% है, यहाँ पे ये ए जो है 100% प्रेजेंट है यहाँ पे, 100% मतलब 100% यहाँ पे ए है। अब बी अभी तक मैंने ऐड करना चालू नहीं किया, मतलब मेरे पास पानी जरूर है, पानी बॉइलिंग आ जाएगा, पानी पे हीट करते जाएंगे तो वो बॉयल आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर मैं शुगर डाल दूं उसमें, हल्का हल्का चीनी डालते जाओ, क्या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहेगा कुणाल? अगर मैं सिंपल कंपोनेंट सर? सिंगल ले रहा था, अब बोलो कुछ बोल रहे थे क्या? हमें कुणाल ये ले रहा था, अगर मेरे पास में स्टार्टिंग में टेम्परेचर पे ए कंपोनेंट जो पूरा है, ए 100% था, ए 100% कंपोनेंट यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, इस जगह पे मेरा 100% ए कंपोनेंट था, बी 0 था, बी 0% है। लेकिन जैसे जैसे समय मैं हीट में सप्लाई करते जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
ए जो है इस जगह पे बॉयल हो जाता है, इस जगह पे बॉयल हो जाता है, और बी इसमें एडिशन नहीं किया मैंने, बी इसमें ऐड किया ही नहीं, सिर्फ वाटर, प्योर वाटर है, हीट किया 100 डिग्री पे वो बॉयल कर जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच शुगर में मिला देता हूँ, यही ग्लास था, यही वाटर है, लेकिन इसमें 1 चम्मच में शुगर मिक्स कर देता हूँ। क्या वो टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर था 100 डिग्री रहेगा, या कम होगा या ज्यादा होगा? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे अंदाज से सर कम हो जाएगा। थोड़ा कम होगा। राइट, मतलब वो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें एक मैंने कंपोनेंट भी डाल दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि इस जगह पे लिक्विड था, इस जगह पे सॉलिड हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बी, मैं यहाँ सॉलिड नहीं लिख पा रहा हूँ, लिक्विड नहीं लिख पा रहा हूँ, लिक्विड यहाँ सॉलिड, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बी करूंगा तो ये शिफ्टिंग होगा कि नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट जो था, ये मेल्टिंग पॉइंट जो था, ये जो मेटल था, जैसे आयरन में लेता हूँ तो आयरन इस जगह मेल्ट करा था, लेकिन जैसे कार्बन डाले तो टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ आ गया, फिर से मैंने कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया तो ये यहाँ पे आ गया, फिर मैंने और कार्बन ऐड किया तो मैं देखता हूँ यहाँ शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे देखता हूँ इस जगह पे पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया है। तो मैं एक इस तरह का एक मुझे ये मिला कर्व। तो इस कर्व को जो ये मिल रहा है, जहां से दोनों चीज अलग हो रहा है, दैट इज सॉलिड और लिक्विड, दो अलग हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडस लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड सॉलिडस लाइन। ये किसके लिए था? मैंने अभी एक कंपोनेंट स्टडी किया, सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट स्टडी किया मैंने, जैसे कि आयरन कार्बन। अगर मैं टिन और लेड लेता हूं, टिन था तो टिन का ऐसा डायग्राम बन गया, लेड का भी, अब लेड यहाँ पे मेरा बी जो है यहाँ 100% है, बी 100% है, और ये मेरा 0 है। अगर मैं बी को इसी तरह स्टडी करूंगा, जो लेड है उसको स्टडी करूँ, तो हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट इसका इस जगह से स्टार्ट हो, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ 100% यहाँ से स्टार्ट हो जाए, और ये धीरे धीरे कर्व करके जाएगा, तो ये ऐसे ही कुछ ऊपर का लिक्विड और ऊपर का सॉलिड बनेगा, ऐसे ही इसी तरह का एक कर्व, इसी तरह का प्लॉट होगा, राइट। मैं अगर ये टिन है और ये एक लेड है, ये टिन का डायग्राम बन गया, ये टिन का डायग्राम हो गया, और ये लेड का डायग्राम हो गया। तो ये वाला लिक्विडस लाइन कहलाएगा, ये वाला लिक्विडस लाइन कहलाएगा मेरा, जहां से पूरा का पूरा लिक्विड है, इसके नीचे जितना है सॉलिडस लाइन, इसके नीचे पूरा सॉलिड है, इसके बीच में जो रहेगा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम लोग चलते हैं। अब ये चीज अगर ये डायग्राम को क्लियर है, तो अब कुछ अब वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। कुछ वर्ड्स है, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स। मैं इसको क्लोज करता हूँ, I will close this, and I will again take a new screen board. I will open a new whiteboard. अब कुछ चीजों को देखना है। अब यहाँ पे एक अगर तुम्हारे पास कॉपी है तो कॉपी में नोट करने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट हैज टू बी रिटन एंड इट शुड बी रिमेम्बर्ड। अगर हम उसको राइट नहीं करेंगे तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक द पेन एंड कॉपी एंड वी विल नोट डाउन सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि ये मेरे लाइफ टाइम तक मेमोरीज में हमेशा ये फिट रहे। जब मैं इस चीज को पढ़ूं तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन आवर एग्जामिनेशन इन प्रॉपर वे। मुझे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू अस। हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट मेरे काफी क्लियर रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और मैं सामने वाले को वो चीज को समझा सकूं। इन द इंटरव्यू व्हेन वी विल बी गोइंग, अगर मुझसे पूछता है एजोमॉर्फिक यूटेटिक का पेडियाट्रिक रिएक्शन में क्या अंतर है, तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू एलोबरेट द थिंग्स वेरी क्लियरली, और उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो मेरा कहना यही है, मैंने बाइनरी डायग्राम को अभी स्टडी करा था। बाइनरी डायग्राम मैंने ए और बी कंपोनेंट लिया था, एग्जाम्पल के तौर पर आयरन कार्बन या टिन और लेड लिया था मैंने। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिएक्शन का टर्म्स में बात करूंगा। अब जो मेरा बात करने का तरीका होगा दैट विल बी ऑन टर्म्स ऑफ ये मेरा रिएक्शंस पे बात करूंगा। वो वर्ड जो रिएक्शंस का वर्ड है उसको हम लोग क्वाइनिंग करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल। अगर दो कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल अगर होगा, जैसे कि टिन लेड, आयरन कार्बन, आयरन सिलिकॉन, आयरन क्रोमियम या कॉपर जिंक, जो दो कंपोनेंट्स में ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग टू कंपोनेंट्स विच इज सॉल्युबल इन ईच अदर, ऐसा नहीं कि वो ऑयल और वाटर हो जाए, ऑयल अलग वाटर अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों मेटल जो है एक दूसरे में सॉल्युबल होना चाहिए। अगर इस तरह का दो कंपोनेंट्स में लेता हूं, इसमें 3-4 चीजें प्रिवेल होता है। हाँ।
कौन सा सेमेस्टर का? वो तुमको ऑफिस में मिलेगा, मनोज के पास। हाँ, आगे मार्कशीट ना, डिग्री नहीं आया, डिग्री आएगा तो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। ओके। तो अब हम लोग दो कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे थे, दैट इज वी आर टेकिंग द टू कंपोनेंट्स, दैट इज आयरन कार्बन, आयरन क्रोमियम या कॉपर जिंक, जो भी लेना चाहते हैं हम, दो कंपोनेंट्स लिए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, for binary diagrams, for forming the binary diagram, it is very much important that the two components should be soluble in one another. एक दूसरे में वो soluble हो तभी binary diagram बन पाएगा। ये conditions हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और पहला conditions का prevail होता है, अगर completely soluble होता है और उसका पहला conditions prevail, मैं बोल रहा हूँ condition 1, condition 1 क्या हो सकता है? Two components are completely soluble and यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल, दोनों कंपोनेंट्स कंप्लीटली सॉल्युबल है और सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ही मिक्स कर जाएगा अच्छी तरह से। सॉलिड स्टेट मतलब वो सॉलिड मतलब पूरा कंप्लीट लिक्विड नहीं हो रहा है, पूरा लिक्विड अभी तक हुआ भी नहीं है, लेकिन दोनों आपस में मिल जाएगा। अगर इस तरह का रिएक्शन होगा तो उसको कहेंगे क्या चीज? आइसोमॉर्फिक सिस्टम। याद रखना, ये वर्ड को याद रखो, आइसोमॉर्फिक सिस्टम क्या चीज है? आइसोमॉर्फिक सिस्टम वो है जब बाइनरी डायग्राम में दो कंपोनेंट सॉल्युबल होगा। लिख रहे हैं क्या सर? दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं लिखा नहीं, अभी मैं लिखा नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ। चलो आइसोमॉर्फिक में लिख देता हूँ। आइसो थोड़ा सा हाथ से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, इसी के लिए मॉर्फिक क्या चीज लिख लिए थोड़ा सा आइसोमॉर्फस, हम लोग आइसोमॉर्फस सिस्टम को लिखेंगे, आइसोमॉर्फस का सिस्टम का डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमॉर्फस सिस्टम को हम लोग क्या समझ रहे हैं? आइसोमॉर्फस सिस्टम वो है जब दो कंपोनेंट्स एक दूसरे में सॉल्युबल होगा इन सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस सिस्टम। क्लियर? कुणाल, पिकेश, ये क्लियर हो गया? ये सर, दोनों जब लिक्विड रहेगा तब सॉल्यूबल रहेगा ना? हाँ, मैं एक चीज बता, आइसोमॉर्फस मुझसे पूछा किसने कि आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या चीज होता है? आपने पढ़े ना मेटल टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताइए आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होता है? आइसोमॉर्फस सिस्टम बाइनरी सिस्टम में, अगर बाइनरी रिएक्शंस में अगर दो कंपोनेंट एक दूसरे में सॉल्युबल है सॉलिड स्टेट में ही, सॉलिड स्टेट मतलब कंप्लीटली लिक्विड होने की जरूरत नहीं है उनको, अभी तक पूरा लिक्विड होने की जरूरत नहीं है, और दोनों कंपोनेंट आपस में सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब वाटर और सॉल्युबल को हीट करने की जरूरत नहीं है, पहले उससे पहले हीट अपने आप में वो डिसॉल्व हो गया। इसको क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फस सिस्टम। When two components are soluble in one another in solid state, it is called isomorphous system. Clear? तुम आगे बढ़ो। पिकेश? यस सर। ओके, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और कभी कभी हमें फील होता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने ये चीज पे फोकस नहीं किए थे। मुझे आइसोमॉर्फस सिस्टम को समझ जाना है कि दो कंपोनेंट एक दूसरे में सॉल्युबल है सॉलिड स्टेट में, तो वो आइसोमॉर्फस है, राइट? मैं नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ, यूटेटिक सिस्टम। ये वर्ड मैंने बोला भी पहले था, यूटेटिक। देखो यूटेटिक पॉइंट मैंने बताया था आयरन कार्बन डायग्राम में, मैंने पूछा भी था कि यूटेटिक में मैं डिस्कस करूंगा तुमसे। यूटेटिक पॉइंट क्या चीज है? यूटेटिक सिस्टम क्या चीज होता है? जब दो कंपोनेंट एक दूसरे में सॉल्युबल होगा और ये मतलब थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में, इन मतलब कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर कोई दो कंपोनेंट है जो कि सॉल्युबल हो रहा है, एक दूसरे में मिल पा रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, we are having the two components soluble in one another, but in solid state it is not soluble, completely soluble. Solid state में वो completely soluble हो ही नहीं पा रहा है, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? यूटेटिक सिस्टम, राइट? यूटेटिक सिस्टम जब मैं वर्ड बोलूंगा, कभी याद करके, जब मैं आगे जब मैं वर्ड यूज करूंगा, यूटेटिक सिस्टम में बोल रहा हूँ, यूटेटिक पॉइंट बोल रहा हूँ। यूटेटिक पॉइंट मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे में सॉल्युबल है, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपस में वो घुल नहीं रहा है, सॉलिड स्टेट में वो अभी तक घुला नहीं है।
इस चीज को हम बोलेंगे यूटेटिक सिस्टम। इसको बोलेंगे क्या चीज? यूटेटिक सिस्टम। नोट डाउन, प्लीज नोट इट। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, यूटेटिक सिस्टम। यूटेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है? when the two components are soluble in one another and in solid state, that is solid state में वो insoluble होगा। ओके, वो सॉलिड स्टेट में मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट से पहले जो सॉलिड स्टेट है वो, जैसे पहले मैंने बोला था मैंने क्या बोला, एजोमॉर्फस में बोला था। एजोमॉर्फस में क्या था? एजोमॉर्फस में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया था, किसमें? सॉलिड स्टेट में ही। सॉलिड स्टेट में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया था, उसको एजोमॉर्फस बोले। और जो सॉलिड स्टेट में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाया उसको क्या बोल रहे हैं? यूटेटिक सिस्टम। यूटेटिक सिस्टम। राइट, समझ में आ गया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। इसको यूटेटिक में हम लोग पार्शली भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग पार्शली भी बोल सकते हैं, पार्शली या इनकम्प्लीट। पार्शली, ये दो वर्ड याद रखना, पार्शली और इनकम्प्लीट सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबल तो उसको हम लोग बोलेंगे यूटेटिक। नेक्स्ट बोलेंगे पैरेटिक रिएक्शंस। पैरेटिक रिएक्शन में क्या होगा? पैरेटिक में होगा क्या? अगर दो कंपोनेंट्स कंप्लीटली सॉल्युबल है एक दूसरे में और वो स्लो करके वो स्लोली वो जाके डिसॉल्व हो रहा हो लिक्विड स्टेट में जाकर, उसको बोलेंगे क्या चीज? पैरेटिक सिस्टम। ओके, क्लियर? क्या? पैरेटिक, PERITECTIC, पैरेटिक रिएक्शन। पैरेटिक रिएक्शन क्या है? दो कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल है लेकिन वो सॉलिड में नहीं हो रहा है बल्कि लिक्विड स्टेट में स्लो प्रोसेस में डिसॉल्व हो रहा है। स्लो प्रोसेस में एक साल बार में डिसॉल्व नहीं हो रहा बल्कि स्लो करके वो डिसॉल्व हो रहा है। अगर इस तरह का फिनोमेना दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पैरेटिक रिएक्शन। क्लियर? पिकेश, कुणाल? यस सर। अब हम लोग को पैरेटिक का रिएक्शन का मतलब समझ आ जाएगा कि वो सॉलिड स्टेट में सॉल्युबल होने वाला चीज नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में सॉल्युबल होगा लेकिन वो कंप्लीटली फास्ट नहीं होगा बल्कि स्लो डिसॉल्व हो रहा होगा, स्लो एक दूसरे में मिक्स हो रहा होगा। इस चीज को हम लोग बोलेंगे पैरेटिक रिएक्शन। अब एक ये चीजें कंप्लीट हो चुका है जो कि हम लोग का कुछ रिलेटेड टर्म था जो कि हम लोग समझ चुके हैं, जो कि हमारा आयरन कार्ड डायग्राम से इससे रिलेटेड में आएगा। नेक्स्ट मैं मूवमेंट करना चाहूंगा। मैंने कल एक चीज डिस्कस किया था, तुमने पूछे थे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये एक चीजें हम लोगों ने कल कैलकुलेशंस करने के लिए सीखने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो कि कल मैंने आयरन कार्बन डायग्राम में हम लोग बोले थे गिब्स का फेज रूल को यूज करते हुए हम लोग कुछ परसेंटेज निकालते हैं कि किस जगह पे कितना परसेंटेज सॉलिड है कितना लिक्विड है किसी पॉइंट पे। जैसे कि ये एक रिएक्शंस बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, चलो ये रहा कंपोनेंट ए एंड बी, ये ए और ये बी, यहाँ बी और ये ए। तो हम लोगों ने इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े थे याद है? ये सॉलिडस लाइन था, ये लिक्विडस लाइन था, यहाँ लिक्विड था, सॉरी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये डायग्राम्स हम लोग समझ गए हैं, इस डायग्राम को मैं समझ चुका हूँ, तो इसके साथ में मैं आगे का रिएक्शंस करने बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है कि परसेंटेज कितना है, तो मैं क्या करूंगा? सॉलिडस लाइन से लिक्विडस लाइन से सॉलिडस लाइन की तरफ एक लाइन करूंगा, टाई लाइन। इसको हम लोग बोलेंगे टाई लाइन। ये रेफरेंस लाइन है जहां सॉलिड और लिक्विड को दोनों को लाइन को जोड़ रहा है। और यहाँ पे मेरा बोलूंगा ये टेम्परेचर है, ये टी, इसको मैं नाम देता हूं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो ये टी एल में बोलता हूं, टी एल। इस टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूं टी एस। अगर यहां आ रहा है तो इसको बोलेंगे डब्ल्यू एल। यहां पे मेरा डब्ल्यू एल है, वेट ऑफ जो भी हमारा परसेंटेज निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। डब्ल्यू एल है, यहाँ पे वेट परसेंटेज है, वेट परसेंटेज यहाँ पे है, ये वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड, वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे मुझे किसी एक पॉइंट पे निकालना, किसी एक पॉइंट में निकालना है। इस पॉइंट में बोला था, इस पॉइंट में बोला गया, इस पॉइंट पे, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट में मुझे बोला था कि इस पॉइंट पे आप बताइए कितना सॉलिड स्टेट है और कितना लिक्विड स्टेट है, इसी पॉइंट पे। वो पॉइंट कोई ऐसे बोल सकता है ये पॉइंट पे बताइए मुझे इस पॉइंट पे, तो मुझे इस पॉइंट से पास कराते हुए ऐसे लाइन जाना पड़ेगा।
तो ये इस पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इस पॉइंट पे मैंने बोला हूं, इस पॉइंट में मैंने बोला कि एट दिस पॉइंट, इस जगह में मुझे बताइए कितना सॉलिड है कितना लिक्विड है, परसेंटेज बताइए कितना सॉलिड है परसेंट और कितना लिक्विड परसेंट वहां अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, लिक्विड से सॉलिड वाला सॉलिडस लाइन को लिक्विडस लाइन से पास करते हुए इस पॉइंट को सॉलिडस लाइन से जोड़ दिया। ये पॉइंट ये टच करा, इसको मैंने एल बोला, इसको एस बोला, और यहाँ डब्ल्यू एल बोला, वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड, वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड, और यहां मैं बोल रहा हूं डब्ल्यू ओ, नीचे जो है वेट परसेंटेज ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये निकालना है, जिस पॉइंट मुझे निकालना है उसका परसेंटेज निकाला डब्ल्यू ओ। तो क्लियर हो चुका है, ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यहाँ पे जो आ रहा है इस पॉइंट पे, ये एल है लिक्विड का, ये एल दिया मैंने, एस दिया और यहाँ ओ दिया, और डब्ल्यू है यहाँ पे। तो नेक्स्ट शीट में मेरा फॉर्मूला लिखाएगा कि वेट परसेंटेज जो निकला था कितना परसेंटेज है, तो ये मान लेते एक्स, लिक्विड का परसेंटेज निकालने के लिए बोला था एक्स एल, मैं बोलता हूँ एक्स एल बोलता हूँ कि कितना परसेंट हमारा लिक्विड स्टेट है, तो मैं बोलूंगा एक्स एल इज इक्वल टू, एक्स एल इक्वल टू, यहां डायग्राम में फिर से आ रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू ओ माइनस डब्ल्यू एल, वेट परसेंटेज ऑफ दैट पॉइंट, माइनस अपॉन वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड माइनस डब्ल्यू एल। अगर मैं इस चीज को अपने उस डायग्राम में जाके देखता हूं तो ये लिक्विड का निकल रहा है, लिक्विड का परसेंटेज, कितना परसेंट लिक्विड अवेलेबल है वहां पे है, इसका फॉर्मूला क्या है ये। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने बोला डब्ल्यू ओ, देखो डब्ल्यू ओ किधर पे है, डब्ल्यू ओ यहाँ पे है, डब्ल्यू ओ इस जगह पे डब्ल्यू ओ है, माइनस डब्ल्यू एल, माइनस डब्ल्यू एल मतलब ये वाला वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू, अपॉन डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एल। अगर ये कर रहे हैं, ये जो लेंथ पूरा ले रहे हैं, इसका बीच का जो डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एल का जो लेंथ निकलेगा, उससे क्या पता चलेगा मुझे, लिक्विड परसेंटेज, कितना परसेंट लिक्विड फॉर्मेशंस वहां है अवेलेबल। अगर मुझे सॉलिड्स का पता करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई परसेंटेज से नहीं करनी पड़ता है, वो पॉइंट में फ्रैक्शन में निकलता है, मल्टीप्लाई बाय दैट, मल्टीप्लाई इनटू 10, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में निकलता है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके तुम परसेंटेज में कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है, तुमने परसेंटेज ऑफ लिक्विड निकाली उस जगह पे, अब मुझे परसेंटेज सॉलिड भी चाहिए था कि वहां लिक्विड इतना परसेंट है तो सॉलिड कितना है, तो 100 से माइनस करेंगे तो निकाल सकते हैं, वो चीज भी निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा गेट एग्जामिनेशन में तुमको पूछा था सॉलिड का, एग्जामिनेशन में लिक्विड आ सकता है, ये सॉलिड आ सकता है, और मैं 100 से माइनस करूँ तो उतना परसेंट, अगर मुझे बोलता हूँ कि मैं 70% लिक्विड है तो सॉलिड कितना है, 100 माइनस 70 30, अगर 60% लिक्विड है तो सॉलिड कितना है, 100 माइनस 60 40 हो गया आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे एक फॉर्मूला लिक्विड का ये पता चल गया है तो मुझे सॉलिड का भी पूछ देगा, सिर्फ सॉलिड का मुझे बताइए कितना है। तो सॉलिड का फॉर्मूला मेरा इस तरह से तैयार करेंगे, दैट इज, मैंने इससे पहले क्या किया था, सॉरी ये सॉलिड का था, ये सॉलिड का फॉर्मूला है, ये सॉलिड का है, इसको मैं इसका नोट्स शेयर किया हुआ हूं तुम्हारे साथ में, गूगल क्लास में नोट्स शेयर किया हुआ, जस्ट गो थ्रू दैट, उसके पास में जाके एक बार गूगल क्लास में जाके नोट्स को जरूर देख लेना, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूं, दैट इज परसेंटेज ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड माइनस वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड माइनस वेट ऑफ लिक्विड। अगर मैं इस तरह से निकाल रहा हूं तो मैं लिक्विड का निकाल सकता हूं परसेंटेज, ठीक है। ये मेरा गूगल क्लासरूम में नोट्स में दिया हुआ है, आई हैव शेयर दैट नोट्स इन द गूगल क्लासरूम्स, जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स, यू विल एबल टू फाइंड द थिंग्स, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। उसमें मैंने एक टाई लाइन का भी मतलब समझाने की कोशिश किया हूं, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट टाई लाइंस, सो आई विल ट्राई टू पुट एन असाइनमेंट। मैं इस कोशिश करता हूं कि आयरन कार्बाइड का बेसिक फंडामेंटल्स पे एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। क्या मेरा टॉपिक में मुझे करना है
what will things we have to remember in our examination point of view. हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उसको बेसिक्स हम लोग क्लियर रखेंगे, क्योंकि मेरा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वी शुड बी वेरी मच फोकस टू द टर्म्स एसोसिएटेड विद द मेटेरियल टेक्नोलॉजी. अगर वो टर्म्स तुम्हारे परफेक्शन के साथ हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल द गेट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन प्रॉपर वे. इसलिए मैं बेसिक बोलता हूँ थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा मेटेरियल टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल का. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द नोट्स प्रॉपरली एंड पुट एन एफर्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि एक बार तुमको ये पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ा हुआ चीज तुमको लाइफ टाइम तक याद रहेगा. इसलिए मैं आयरन कार्बन डायग्राम में स्लो बहुत जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ. आई एम टेकिंग ए टाइम. Everyone should be understand the iron carbon diagram very perfectly and they should be able to explain before anyone. वो किसी के सामने भी खड़ा होकर आयरन कार्बन डायग्राम को एकदम एक्सप्लेन कर सकता है बोल्डली. मुझे वैसे कैंडिडेट बनाना है. मैं चाहता हूँ कि जैसा नॉलेज में डिलीवर करूँ वैसा बच्चे स्ट्रांगली वो चीज को डिलीवर कर पाए एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर जनरेशन में. वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों का कि अगर मैं पूछता हूँ आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होता है, इटरेटिक सिस्टम क्या होता है, या फिर मैं मोनोलिटिक बाइनरी रिएक्शंस क्या होता है, बाइनरी रिएक्शंस यूनिटरी रिएक्शंस क्या होता है, या मैं बोलता हूँ यूटेटिक रिएक्शंस क्या होता है, तो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली. क्या चीज है, क्या बोला जा रहा है, कैसे समझाया जा सकता है, वो चीजें अगर क्लियर है तो देयर विल नो इशू. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस? नो सर. Okay. Okay. So should I end the class and we will meet tomorrow now? Thank you, sir. Sir, excuse me, sir. Yes, Ravi. सर लेट से क्लास ज्वाइन किए थे, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग्स तुरंत अपलोड कर दीजिएगा ना. देख लेंगे रिकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. दिस क्लास इज अवेलेबल ऑन टीचमेंट. यू कैन गो थ्रू दैट. यस सर. वी विल फर्दर मोर. पहले पढ़ लो, एक बार समझ लो. अगर नहीं समझ में आएगा वी विल पुट ए रिवीजन ऑन दिस टॉपिक अगेन. मुझे कोई दिक्कत नहीं फिर से पढ़ाने में, बट आई वांट दैट ऑल द फंडामेंटल्स टू बी क्लियर टू यू. यस सर. So should I end the class? Yes sir. Thank you sir. Okay. Okay, take care. Bye. Thank you sir.